नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका उपागम एकेडमी पे। चलिए दोस्तों, आज हम बात करेंगे न्यूटन्स लॉ के अगले पार्ट में। दोस्तों, पिछले पार्ट में हमने न्यूटन्स के फर्स्ट लॉ के बारे में चर्चा किया था, जहां बोला था कि न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ जड़त्व का नियम है। जड़त्व का नियम है और जड़त्व वह नियम है जहां कोई आदमी किसी स्थान पर बैठा है या स्थिर है। स्थिर यानी कि कांस्टेंट है, यानी कि उसमें नियत वैल्यू बोल सकते हैं, यानी नियत है, तो वो आदमी अपना स्थान स्थिर ही रखना चाहता है, बदलना नहीं चाहता है। वो नियम या वह गुण जड़त्व का गुण कहलाता है। लेकिन न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ जड़त्व के नियम के खिलाफ बोलता है, क्या खिलाफ नहीं, सॉरी, जड़त्व के नियम के साथ, कि अगर कोई आदमी यहाँ पे है, अगर इस पर कोई एफ फोर्स लगा दिया जाए तो वो आदमी इधर आ जाएगा। धक्का मार दो बेटा, इधर से इधर चला गया एफ फोर्स। तो यही न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ बोलता है कि जड़त्व तो स्थिर रहना चाहती है, लेकिन कोई वस्तु अगर अपना पोजीशन या स्थान बदलती है तो ऐसा न्यूटन्स के फर्स्ट लॉ में कहा गया कि ऐसा उस पर लगने वाला एक्सटर्नल फोर्स के कारण हुआ है। और वही एक्सटर्नल फोर्स यानी यही फोर्स का डेफिनेशन कहाँ से मिलता है? न्यूटन्स के फर्स्ट लॉ से। इतना तक तो दोस्तों हम बता चुके हैं आपको पिछले क्लास में ही। और न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ गैलीलियो का नियम कहलाता है, क्योंकि जड़त्व का नियम गैलीलियो ने दिया था और फर्स्ट लॉ जड़त्व का ही नियम है। हमने जड़त्व के बारे में भी दोस्तों आपको बता दिया कि जड़त्व दो तरह के होते हैं। पहला है विराम यानी रेस्ट इनर्सिया, दूसरा है गतिज यानी कि मोशन इनर्सिया। रेस्ट इनर्सिया और गतिज इनर्सिया। गतिज इनर्सिया अगर एक समान वेग से कोई गाड़ी चल रही है तो वो अपने वेग में कोई परिवर्तन नहीं चाहेगी। एक समान मतलब अगर 10 kmph से जा रही है तो ये ऑलवेज 10 kmph से जाना चाहेगी। ये इसका इनर्सिया है। लेकिन अगर इस पर कोई फोर्स अप्लाइड कर दिया जाए तो ये 10 से 5 या 5 से 15, 10 से 15 भी हो सकता है। तो यही गतिज है। और विरामावस्था, कोई वस्तु अगर कहीं बैठा हुआ है, मान लो किसी बस के अंदर बैठा है, बस अचानक आगे की ओर चलने लगे तो वस्तु यानी व्यक्ति बैठा हुआ व्यक्ति पीछे की ओर गिरेगा। ऐसा विराम जड़त्व के कारण हुआ था। तो ये दोनों दोस्तों हम आपको पिछले क्लास में बता चुके हैं। फिर भी हम एक और झलक यहाँ पे आपको गतिज के ये विराम जड़त्व के बारे में, जड़त्व बोल रहे हैं, जड़त्व के बारे में देंगे। विराम जड़त्व और गतिज जड़त्व दोनों के बारे में। क्यों? क्योंकि हमको फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ और थर्ड लॉ में रिलेशन बता करना है। जड़त्व का नियम से हम फर्स्ट लॉ से हम डेफिनेशन, तो सेकेंड लॉ से फॉर्मूला और थर्ड लॉ से अप्लाइड करना जानते हैं, फोर्स अप्लाइड रूल्स। तो ये तीनों है कि अप्लाइड रूल्स तीनों हमको रिलेशन देता है और हम ये तीनों के बारे में चर्चा करेंगे। चलिए दोस्तों, तो आज से शुरू करते हैं हम न्यूटन्स लॉ, जो आज की क्लास का इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो दोस्तों, अब हम सेकेंड लॉ की अगर चर्चा करें तो हम यहाँ पर देख रहे हैं दोस्तों, क्या मोमेंटम में चेंजेज। मोमेंटम में हमने अचानक से बोला कि एम मास का कोई बॉडी v वेलोसिटी से जा रहा है और अचानक से ब्रेक मारा, कुछ समय के लिए उसका वेलोसिटी चेंज हुआ और कुछ के साथ पूरा का पूरा मास उसके साथ इंक्लूड था, यानी मोमेंटम में चेंज हुआ। और यही तो कहता है फोर्स का सेकेंड लॉ का कि समवेग में परिवर्तन की दर, समवेग में यानी मोमेंटम में परिवर्तन यानी चेंजेज की दर, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, परिवर्तन की दर जो है ना वो फोर्स यानी बल के समानुपाती होता है, फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। क्या कहने का मतलब है? चलिए दोस्तों, अब हम उसको समझते हैं। तो दोस्तों चलिए, हम बोलना चाहते थे दोस्तों क्या कि समवेग में परिवर्तन, तो समवेग का फॉर्मूला होता है दोस्तों मास इनटू वेलोसिटी। इसमें परिवर्तन की दर जो है दोस्तों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फोर्स के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फोर्स के। तो दोस्तों अगर हम प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो F इक्वल टू हो जाएगा मास इनटू वेलोसिटी अपॉन टाइम।
और वेलोसिटी बाय टाइम हमको एक्सेलरेशन देता है। इसीलिए फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, और ये आता है दोस्तों कहाँ से, सेकंड लॉ से, क्योंकि फॉर्मूला ही कहता है संवेग में परिवर्तन की दर, संवेग में परिवर्तन की दर विथ रिस्पेक्ट टू टाइम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू गिब्स एंड गिब्स फोर्स फॉर्मूला। तो बहुत आसान है अब यहाँ से ये पता करना कि फोर्स अगर किसी वस्तु पे लग रहा है तो वो कितना लग रहा होगा। तो कितना लग रहा होगा दोस्तों, तो बताते हैं कि अगर कोई वस्तु है, मान लो कि ये एक बॉल है, फुटबॉल का ही बॉल है, और इस आदमी ने किक किया, तो बॉल का वजन मान लो है 10 केजी, बॉल का वजन है 10 केजी, और इस आदमी ने किक किया, तो कितने फोर्स से किया, तो इस आदमी ने किक किया और ये वेलोसिटी गेन किया 10 kmph। कितने समय में दोस्तों, कि 10 सेकंड के लिए ही, मान लो 10 सेकंड के लिए ही किया ये 10 kmph। तो दोस्तों फोर्स बराबर क्या हो जाएगा तब, 10 गुना 10/10 यानी 10 न्यूटन। क्यों दिक्कत दोस्तों, यही तो हम सेकंड लॉ से अभी निकाले हैं तुरंत। तो ये 10 × 10 क्या है दोस्तों, मोमेंटम। किसी वस्तु का मास उसके वेलोसिटी के साथ मल्टीपल कर दिया जाए तो वो मोमेंटम देता है, और समय के रिस्पेक्ट में अगर मोमेंटम में चेंज होता है तो वो बल का फॉर्मूला देता है। और यही न्यूटन्स का सेकंड लॉ कहता है, यही न्यूटन्स का सेकंड लॉ कहता है। बल का दोस्तों एसआई मात्रक हम बोल चुके हैं, फोर्स का यूनिट होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, एसआई यूनिट होता है न्यूटन, या फिर इसको बोलते हैं केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। डायमेंशन होता है ML/T-2, और सीजीएस यूनिट होता है दोस्तों डाइन। 1 न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन होता है, 1 न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन होता है। तो ये फोर्स का सीजीएस और एसआई यूनिट है, सीजीएस और एसआई यूनिट है। चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं बलों के भौतिक स्वतंत्रता का सिद्धांत। इंग्लिश में बोलते हैं दोस्तों प्रिंसिपल ऑफ फिजिकल फ्रीडम ऑफ फोर्स। क्या है दोस्तों, ये बलों के भौतिक स्वतंत्रता का सिद्धांत। तो दोस्तों बताते हैं क्या है। कभी आपने फुटबॉल का मैच देखा होगा, फुटबॉल का मैच देखा होगा दोस्तों। एक फुटबॉल है और इसके पीछे 11 खिलाड़ी दौड़ रहे हैं। 11 खिलाड़ी ने एक टाइम पे, मान लीजिए कि इस 11 में से किसी 3 खिलाड़ी ने एक लात मारी इधर से, किसी ने इधर से लात मारी, किसी ने इधर से लात मारी। अचानक से कि एक गेंद पे 3 ओर से किसी ने लगातार एक निश्चित टाइम पे यानी एक ही समय पे इसने किक किया, क्या होगा बॉल का। बॉल दोस्तों जिस डायरेक्शन में फोर्स ज़्यादा लगा होगा, मान लो इधर, तो ये इस डायरेक्शन में मूव कर जाएगा, उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा होगा। यही है बलों के भौतिक स्वतंत्रता, यानी कि अगर किसी एक वस्तु पे एक से ज़्यादा बल लग रहा है, एक से ज़्यादा बल लग रहा है, तो सभी बल स्वतंत्र होंगे, आपस में स्वतंत्र होंगे, बंधे नहीं रहेंगे, और वह बल अपना अपना इफेक्ट डालेगा, अपना अपना प्रभाव डालेगा। यही है बलों के भौतिक स्वतंत्रता का सिद्धांत, यही है प्रिंसिपल ऑफ फिजिकल फ्रीडम यानी इंडेपेंडेंटी। यार मेरा अंग्रेजी इतना ख़राब है, फिजिकल इंडिपेंडेंट, हाँ वही होता है। मेरे इंग्लिश पे मत जाना, फिजिक्स पे जाना, ठीक है। तो चलिए दोस्तों
तो कहने का हम क्या मतलब है कि कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल से क्या समझते हैं कि दोस्तों ये एक गधा है और उस गधे पे एक आदमी बैठा है। मान लो एक गधा है और उस गधे पे एक आदमी बैठा है और इस आदमी ने गधे को एक छड़ी मारी खींच के स्टिक से। बेचारा गधा दौड़ने लगा, दौड़ते दौड़ते आगे दौड़ा, दौड़ते दौड़ते आगे दौड़ा। तो हुआ क्या, हम कहना क्या चाह रहे हैं? तो होता क्या है दोस्तों कि अचानक से अगर ये बैठा है और गधा को जैसे ही छड़ी मारे और गधा दौड़ने लगा तो इस व्यक्ति जिस पर क्षैतिज फोर्स लग रहा था, यानी कि क्षैतिज यानी कि ये डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा था और इस पे जो हॉरिजॉन्टल फोर्स लग रहा था अलग अलग डायरेक्शन में, वो गधा अचानक से वेलोसिटी चेंज होने के कारण ये बेचारा अपने बैलेंस को बना नहीं पाया और पीछे की ओर धड़ाम से गिर गया और गधा ने एक दो लत्ती मार के इसको और फेंक के यहाँ पहुंचा दिया। कहने का क्या मतलब था दोस्तों कि इस वस्तु पे एक फोर्स इधर से एक फोर्स इधर से लग रहा था और गधा अपने बैलेंस को बना के आगे गया जबकि व्यक्ति गिर गया। अगर एक ही जगह पे दो या दो से अधिक वस्तु हो और उस पर दो या दो से अधिक बल लगे तो सभी बल अलग अलग होंगे और अलग अलग कार्य करेंगे। बल अलग अलग होंगे, यही है फॉर वो स्वतंत्रता का नियम। अलग अलग होंगे और अलग अलग कार्य करेंगे, अलग अलग कार्य करेंगे। सभी बल अलग अलग होंगे और अलग अलग कार्य करेंगे। एक और एग्जाम्पल से हम समझते हैं दोस्तों। तो दोस्तों एक एग्जाम्पल है कि दोस्तों जैसे कि एक ऊंची दौड़ का खिलाड़ी है, एक ऊंची दौड़ नहीं छलांग, एक ऊंची छलांग बोलो, ऊंची छलांग का खिलाड़ी है और यहाँ उसने जब भी छलांग मारता है वो अपने हाथों और पैरों को एक दिशा में मोड़ लेता है, ऐसा मोड़ लेता है एक साथ, ताकि जब वो गड्ढा में गिरे तो उसका मोमेंटम कम हो। क्यों? क्योंकि m इंटू भी होता है, m सेम रहेगा और वेलोसिटी को वो कम करने की कोशिश करता है उस टाइम पे, ताकि वो जब गड्ढा में गिरे तो चोट कम लगे। चोट कम क्यों लगे दोस्तों? F बराबर m इंटू ए होता है, a बराबर v/t होता है। जब ये कम रहेगा तो F भी कम लगेगा और F कम लगेगा तो उस पर लगने वाला जो रिएक्शन फोर्स है जो धरती इसको लगाएगी वो कम लगेगा। रिएक्शन फोर्स दोस्तों पार्ट थर्ड है, रिएक्शन एक्शन और रिएक्शन फोर्स, तो वही रिलेशन है तीनों में। तो दोस्तों संवेग में परिवर्तन की दर, तो संवेग अगर जितना कम होगा, संवेग जितना कम होगा बल उतना कम लगाना पड़ेगा, बल उतना कम लगाना पड़ेगा। अभी तो हमको ये पता चल गया, लगाना पड़ेगा। ये तो हम एक एग्जाम्पल से समझ गए, क्योंकि फॉर्मूला ही कहता है कि m इंटू v/t है, ये जितना कम फोर्स उतना कम, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? संवेग में परिवर्तन की दर के। तो संवेग में परिवर्तन की दर जितना कम होगा फोर्स उतना कम होगा, ये तो हम जान गए। और किसी वस्तु पे लगने वाला संवेग मोमेंटम जो है मास इंटू वेलोसिटी अलग अलग डायरेक्शन में m1 v1 m2 v2 m3 v3, यही तो दोस्तों संवेग संरक्षण का सिद्धांत है कि ये तीनों अपने संवेग को संरक्षित करके लगाएंगे, क्योंकि सबका लगने वाला बल अलग अलग है। तो F1 जोड़ F2 जोड़ F3 क्या कहोगा दोस्तों? m1 v1 प्लस m2 v2 प्लस m3 v3 अपॉन टी, क्योंकि एक ही टाइम पे लग रहा है। अगर हम इस t को फिलहाल हटा दिया जाए और इस f को हम केवल और केवल m इंटू भी कैपिटल M लिखे
तो यही तो दोस्तों क्या होता है, संवेग संरक्षण का सिद्धांत होता है, संवेग संरक्षण का सिद्धांत होता है। और ये दोस्तों थर्ड लॉ है। तो पहले थर्ड लॉ पढ़ते हैं, तब आपको हम संवेग संरक्षण का सिद्धांत बताएंगे। क्यों? क्योंकि थर्ड लॉ ही संवेग संरक्षण के सिद्धांत को वेरीफाइड करता है। तो दोस्तों उससे पहले हम न्यूटन सेकेंड लॉ के बारे में थोड़ा फैक्ट जान लेते हैं कि हमको संवेग कम करना होता है। तो संवेग कम करना होता है कब? जब फोर्स कम करना हो। यही सेकंड लॉ कहता है। इसीलिए जो आदमी कैच लेता है क्रिकेट के मैच में, एग्जाम्पल में, ये सब एग्जाम्पल में आने वाला क्वेश्चंस है। अब ये सारे क्वेश्चंस है हम जो लिख रहे हैं। क्वेश्चंस क्या होता है दोस्तों कि क्रिकेट मैच में कैच लेने वाला खिलाड़ी हाथ पीछे क्यों करता है? संवेग कम करने के लिए। क्यों करता है? ताकि वो मोमेंटम को कम कर सके, मोमेंटम को कम कर सके। अगर टाइम को बढ़ा दिया जाए, ताकि हाथ पीछे करता है ताकि वो अधिक से अधिक समय बढ़ा पाए और मोमेंटम को घटा पाए, ताकि लगने वाला फोर्स कम हो और चोट कम लगे। अगर पक्का का कोई फर्श हो और ये कच्ची का कोई फर्श हो, इस पे गिरो तो ज़्यादा चोट लगेगा, इस पे कम लगेगा। ये संवेग संरक्षण के सिद्धांत पे भी होता है। और यहाँ पे लगने वाला फोर्स जो है वो ज़्यादा होता है, सतही फोर्स बोलते हैं उसको, वह ज़्यादा होता है। इसी तरह एक मुक्केबाज, अगर कोई चोट आपको खिलाड़ी अगर आपको मारता है, अगर आप अपना मुंडी पीछे करते हैं, क्यों करते हैं मुंडी पीछे? उसी टाइम को बढ़ाने के लिए, मोमेंटम को घटाने के लिए। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो बार बार आपको पूछा जाएगा कि संवेग क्यों कम करते हैं फोर्स को। तो बार बार पूछा जाएगा क्रिकेट के खिलाड़ी हाथ क्यों पीछे करते हैं, घुड़सवार पर बैठने वाला खिलाड़ी अपने आप को क्षैतिज रूप में क्यों रखता है। इसके अलावा दोस्तों पूछा जाएगा कि कच्चे फर्श पे कम चोट लगता है, पक्के फर्श पे गिरने के मुकाबले मुक्केबाज जो है जब पंच मारता है तो दूसरा खिलाड़ी अपना सर पीछे क्यों करता है। और तीसरा है गाड़ियों में स्प्रिंग का प्रयोग। गाड़ियों में जो स्प्रिंग का मोमेंटम कम करने के लिए उसमें जो आप लोग सॉकर बोलते हैं, सॉकर जो बोलते हैं, यानी स्प्रिंग का प्रयोग। चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ पे। न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या कहता है दोस्तों? एक्शन इक्वल टू रिएक्शन बट अपोजिट डायरेक्शन, बट इन अपोजिट डायरेक्शन। मतलब कि दोस्तों दो वस्तुओं के बीच लगने वाला बल, दो वस्तुओं के बीच लगने वाला फोर्स, परिमाण तो समान होता है लेकिन डायरेक्शन अलग होता है। डायरेक्शन अलग होता है, डायरेक्शन अलग होता है। आपको कोई एक थप्पड़ मार रहा है तो उसको बोलो कि तुम्हारा गाल भी हमको मार रहा है। आप किसी को एक थप्पड़ मारो और बोलो कि आपका गाल ने भी हमको एक थप्पड़ मारा है। क्यों? क्योंकि न्यूटन्स का थर्ड लॉ यही कहता है कि आपके हाथ ने गाल पे जो तमाचा मारा, आपके गाल ने भी अपने हाथ को चोट पहुंचाई। लेकिन अब होता क्या है कि हाथ को कम चोट और गाल को ज़्यादा चोट क्यों लगता है? थर्ड लॉ का सबसे बड़ा सवाल यही है। बस यही एक चीज़ है, कम और ज़्यादा। ये आपके गाल हैं, ये आपके हाथ हैं। सर इसका वेलोसिटी भी ज़्यादा, फोर्स भी ज़्यादा, मास भी ज़्यादा, तो फोर्स का परिमाण भी ज़्यादा। समय तो सेम लग रहा है, क्योंकि जब थप्पड़ मारा जा रहा था वो टाइमिंग सेम था। लेकिन बेचारे गाल का मास और वेलोसिटी दोनों कांस्टेंट था। वेलोसिटी तो नहीं ही के बराबर था, रुका हुआ था। जब थप्पड़ मारे तो इसने तो इस पे बल लगाया लेकिन कम लगाया, इसीलिए हाथ को उतना फर्क नहीं पड़ता है जितना गाल को पड़ता है। लेकिन दोस्तों अगर ये लोहा का कोई पट्टी है और इस पे आप एक थप्पड़ खींच के मारो, इस लोहे के पट्टी पे, आयरन पट्टी पे, आयरन रड या आयरन प्लेट पे मारो, आपके हाथ को भयानक चोट लगेगा। क्यों? क्योंकि दोस्तों फिर वही F बराबर m1v1/t, m1 ज़्यादा, v1 ज़्यादा, इसका मास ज़्यादा, फोर्स ज़्यादा, तो ये आप पे ज़्यादा फोर्स लगाएगा। डायरेक्शन ही, परिमाण का बात कर रहे हैं दोस्तों। फोर्स बराबर लगाता है लेकिन परिमाण अलग अलग होता है।
परिमाण अलग अलग होता है। मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं दोस्तों, हम मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, हम फोर्स की बात कर रहे हैं तो बराबर होता है, मैग्नीट्यूड अलग अलग होता है। दोस्तों चलिए हम आपको न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ और थर्ड लॉ कि कुछ एग्जाम्पल्स जो क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं, बार बार पूछे जाते हैं, जैसे कि आपको जड़त्व में, पहला हम न्यूटन्स फर्स्ट लॉ में आते हैं, जड़त्व के नियम, विराम जड़त्व में, कि कांच के गिलास पर एक पोस्ट कार्ड रखकर एक सिक्का रख के कार्ड खींच लिया जाता है। तो हम आपको एग्जाम्पल जैसे बताए थे दोस्तों कि ये एक गिलास था और यहाँ पे एक पोस्ट कार्ड रखा, इस पे सिक्का रखा, बाद में पोस्ट कार्ड खींच लिया गया तो ये सिक्का जो है नीचे आ गया, क्योंकि ये विराम जड़त्व में था और ये रेस्ट में ही रह गया। इसके मोशन में आने के बावजूद ये आके नीचे गिर गया ग्रेविटी के कारण। तो ये सभी एग्जाम्पल्स हैं दोस्तों, बहुत सारे। तो आपको हम ये सभी एग्जाम्पल्स इसी वीडियो में हम आपको लास्ट में PDF बना के उसको हम बताएंगे और पढ़ा भी देंगे, या अभी ही बता देते हैं? नहीं दोस्तों, ठीक। दोस्तों अब हम बात करते हैं संवेग संरक्षण का सिद्धांत, जिसके बारे में दोस्तों हम चर्चा कर चुके हैं। संवेग संरक्षण का सिद्धांत, संवेग संरक्षण का सिद्धांत अभी हम दोस्तों बता चुके थे। किसी एक वस्तु, या मान लो कि दोस्तों ये 3 वस्तुएं हैं और इस पे M1 M2 M1 V1 संवेग है इसका, M2 V2 और M3 V3 है। 3 वस्तु है दोस्तों और तीनों का संवेग यानी M1 V1 M2 V2 और M3 V3 अगर है तो दोस्तों एक वस्तु दूसरी वस्तु और तीसरी वस्तु का वेलोसिटी अलग अलग हो और मास अलग अलग हो, वेलोसिटी और मास अलग अलग हो, किसी भी दिशा में दोस्तों, किसी भी दिशा में कहने का क्या मतलब है, अरे यार कैमरा, किसी भी दिशा में कहने का मतलब है कि दोस्तों इस पे इस साइड से किसी भी दिशा में लगने वाला जो मोमेंटम और उसके लगने वाले जो फोर्स हैं, टोटल संवेग जो होता है ये तीनों के सम के बराबर होता है। अभी हमने एक वस्तु पर लगने वाले फोर्स पे भी आपको बता दिया और विभिन्न वस्तुओं, क्योंकि ये डायरेक्शन पे डिपेंड करता है और ये किसी भी डायरेक्शन पे दोस्तों अगर हम अलग अलग मोमेंटम अप्लाइड करते हैं तो संवेग संरक्षण इस तीनों के सम को स्थिर मानता है, कांस्टेंट मानता है, और यही संवेग संरक्षण का सिद्धांत है। तो आपको दोस्तों उतना डीप इसको नहीं जानना है, बस संवेग संरक्षण का सिद्धांत कहता क्या है। संवेग संरक्षण का सिद्धांत कहता है क्या है कि टोटल संवेग का जोड़ जो है, किसी अलग अलग वस्तु या सेम वस्तु पे लगने वाला टोटल संवेग जो है वो हमेशा उसके जोड़ के बराबर होना चाहिए, जोड़ के बराबर होना चाहिए, यानी कि जितना संवेग हो वो संरक्षित होना चाहिए। दोस्तों जैसे एग्जाम्पल में हम लेते हैं, ये रॉकेट है और ये फ्लेम यानी गैस है और ये रॉकेट है। आपको बार बार पूछा जाता है कि रॉकेट किस सिद्धांत पे काम करता है, और हम बोलते हैं संवेग संरक्षण के सिद्धांत पे। संवेग संरक्षण के सिद्धांत पे तो दोस्तों होता क्या है कि रॉकेट के नोदक, ये वाला पार्ट जहाँ से गैस निकलती है, रॉकेट के नोदक नीचे की ओर, वैसे तो ये थर्ड लॉ पे भी काम करता है, क्योंकि नीचे की ओर जो फोर्स लगता है वही अपोजिट डायरेक्शन में सेम फोर्स ऊपर की ओर लगता है। लेकिन दोस्तों होता क्या है कि ये हाई वेलोसिटी से गैस नीचे की ओर निकलती है। हाई वेलोसिटी से ये जो गैसेज है ये हाई वेलोसिटी से नीचे की ओर निकलती है, तो दोस्तों हाई वेलोसिटी, मान लीजिए कि अगर इन गैसों का फ्लेम M1 है, इसका वेलोसिटी भी है, तो दोस्तों जिस वेलोसिटी को इसने गेन किया, संवेग संरक्षण इस
केप वेलोसिटी को भी हाई करना चाहेगा और इसका मास अगर m1 है, m2 है, वेलोसिटी v1 था, तो कुछ ना कुछ वेलोसिटी इसको ऊपर की ओर गेन करेगा और दोनों का समेसन जो होगा, दोनों का जो जोड़ होगा वही कुल संवेग होगा, यही संवेग संरक्षण का सिद्धांत है। रॉकेट उसी पे काम करता है। कहने का क्या मतलब है दोस्तों, कहना क्या चाहते हैं यहाँ पे हम दोस्तों, तो यहाँ पे हम कहना क्या चाहते हैं कि दोस्तों कि जब गैस निकला नीचे की ओर, वो एक वेलोसिटी से फोर्स लगाया और उसका मास कुछ था, तो यही रॉकेट भी प्राप्त करना चाहता है और यही अगर संरक्षित फोर्स ऊपर की ओर अब लगने लगा, ये जो नीचे की अप्लाइड था अब ये ऊपर की ओर लगने लगा और ये जैसे जैसे गैस का वेलोसिटी बढ़ते जाएगा रॉकेट ऊपर की ओर भी बढ़ते जाएगा, क्योंकि संवेग संरक्षण का सिद्धांत कहता है कि जो मास इनटू वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम फोर्स है वो अप्लाइड होते जाएगा अगर वो संरक्षित हो रहा है। संरक्षित करने का मतलब दोस्तों जमा करके रखना। आपका कोई बैंक अकाउंट है और उसमें आप बैलेंस पे बैलेंस रखे जा रहे हो, रुपए पे रुपए रखे जा रहे हो, तो ये क्या है दोस्तों, जमा है और इमरजेंसी केस में आप इसी को यूज करते हो। तो होता क्या है दोस्तों कि यही जमा अगर आपको कभी एक गाड़ी खरीदना हो तो इस पे आप यूज करते हो, तो यही आपका कंजर्वेशन है। इसी पे अगर ये आपको जो फोर्स नीचे की ओर लगा ना, तो ये जमा आपका फोर्स है जो कि आपको ऊपर ढकेलने में हेल्प करता है, यही फोर्स खर्चा किया जाता है उसको ऊपर ढकेलने में। तो आपको दोस्तों अब समझ में आ गया होगा। इसी तरह बंदूक में आप जो है बंदूक की नली जो होती है वो आपको पीछे की ओर ढकेलती है। क्योंकि दोस्तों अगर ये बंदूक है, ये बंदूक है दोस्तों और ये बंदूक की ट्रिगर है, तो दोस्तों गोली चलने से पहले बंदूक और गोली ये दोनों शून्य वेलोसिटी में है। तो संवेग संरक्षण के सिद्धांत के अनुसार m इंटू भी क्या होगा, 0, क्योंकि वेलोसिटी 0 तो 0 है। लेकिन दोस्तों जैसे गोली आगे की ओर चला, गोली का मास m1 था, वेलोसिटी v1 गेन कर गया, तो इसने जैसे ही इसको पीछे की ओर आगे की ओर चला, इसने अपोजिट डायरेक्शन में जिस संवेग से आगे चला था उसी संवेग से बंदूक को पीछे खींचने की कोशिश किया। अगर वो कितना भी हो काम किया तो ये जिस वेलोसिटी और जिस मास का बंदूक है उसको खींचा होगा, वही टोटल इसका संवेग है। यही संवेग संरक्षण का सिद्धांत है दोस्तों, यही संवेग संरक्षण का सिद्धांत है। तो चलिए दोस्तों अब न्यूटन्स थर्ड लॉ, संवेग संरक्षण का सिद्धांत, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ हो गया। आगे हम आपको इसके कुछ एग्जांपल्स बताएंगे जो कि आपको फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ और थर्ड लॉ पे पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों हम अब एग्जाम्पल की बात करते हैं। तो दोस्तों है आपको विराम जड़त्व, ये न्यूटन्स फर्स्ट लॉ में विराम जड़त्व और गति जड़त्व के बारे में बताए थे दोस्तों। तो पहला है एग्जाम्पल, कांच के गिलास पर एक पोस्ट कार्ड रखकर उसके माध्यम में, दोस्तों ये हम बताए थे कि एक गिलास पे एक पोस्ट कार्ड रख दो, अगर पोस्ट कार्ड को हम खींच देते हैं तो सिक्का रेस्ट में होने के कारण उसी में गिर जाता है। रुकी हुई गाड़ी या बैलगाड़ी में खड़ा व्यक्ति अचानक चलने पर पीछे की तरफ गिर जाता है। कोट या कंबल में आप डंडे से मारो तो सारा धूल झड़ जाता है। इसी तरह आप जोर से पैर को हिलाओ तो सभी पत्ते झड़ जाते हैं। गोली और मारने पे जो कांच का केवल वही भाग छेद होता है जिसमें कांच तेजी से लगता है। ऐसा दोस्तों ये सब विराम जड़त्व के कारण, ऐसा दोस्तों विराम जड़त्व के कारण होता है दोस्तों, क्योंकि जिस भाग पर गोली लगती है वो अति तीव्र वेग से होने के कारण केवल शीशे के उसी भाग पर छेद कर पाती है, जबकि कांच का शेष भाग रेस्ट में रहने के कारण यानी विराम जड़त्व में रहने के कारण चूकनाचूर नहीं होता है। परंतु यही आप पत्थर से मारो तो अगर वेलोसिटी कम होने के कारण, विराम जड़त्व के खंडित होने के कारण वो पूरा का पूरा कांच टूट जाता है दोस्तों। हाँ, अंग्रेजी वालों के लिए दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है, आप इसे पढ़ सकते हैं पॉज करके। आप सारे के सारे हिंदी में लिखे गए को इंग्लिश में हमने डब कर दिया है। अगला है दोस्तों गतिज जड़त्व है। अगला दोस्तों गतिज जड़त्व किसी वस्तु का वह गुण होता है जिसमें किसी कारण से गतिशील वस्तु किसी वस्तु गति की अवस्था में ही रहना चाहती है। अरे गति जड़त्व,
यानी कि जड़त्व जो अवस्था में, जिस अवस्था में है उसी अवस्था में रहना चाहता है। तो गतिज जड़त्व अगर वो गति की अवस्था में है, एक समान वेग से चल रही है, तो उसी एक समान वेग से वो चलना चाहेगी। दोस्तों कहता है तेज चलती हुई बस या रेलगाड़ी के एकाएक रुकने पर उसमें बैठा व्यक्ति आगे की तरफ झुक जाता है। ऐसा गतिज जड़त्व का एग्जाम्पल है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों किसी चौड़े नाले को पार करने के लिए दूर से ही दौड़ के आना पड़ता है। जैसे कि कोई आदमी को आपने देखा होगा, ऊंची छलांग वाले दो लंबे जो कूदते हैं वो लोग दौड़ते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि वो गति जड़त्व प्राप्त करने के लिए तेज़ चलती हुई ट्रक को ब्रेक लगाकर अचानक से रोकने में ट्रक में लदा सामान आगे आ जाता है। क्यों आता है सर? क्योंकि जो पीछे था वो रेस्ट में था, पीछे जो सामान लदा था वो रेस्ट में था, लेकिन अचानक ब्रेक लगने के कारण वो गतिज में आ जाता है और इसी कारण वो सामान आगे गिर जाता है। एक समान वेग से चलती रेलगाड़ी में ऊपर उछाली गई गेंद गतिज जड़त्व के कारण पुनः उसी आदमी के हाथ में आ जाती है, और ये सभी दोस्तों गतिज जड़त्व के कारण होता है। ये सभी का हमने इंग्लिश में रख दिया है दोस्तों। जिसको भी अगर इंग्लिश में इन सभी एग्जांपल्स को लिखना हो, ये सभी एग्जांपल्स दोस्तों याद रखिएगा, क्योंकि ये एग्ज़ाम में बार बार पूछते हैं। इसीलिए हिंदी और इंग्लिश दोनों में हम इसको डब कर दिए ताकि आपको कोई परेशानी नहीं हो इसको पुनः याद करने में या देखने में। तो इस एग्जांपल्स को दोस्तों पूछिएगा, क्योंकि न्यूटन्स के फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ और थर्ड लॉ पे आधारित एग्जांपल्स पूछते हैं। अब चलिए सेकंड लॉ पे बढ़ते हैं दोस्तों। न्यूटन्स का सेकंड लॉ कहता है दौड़ते हुए घोड़े की पीठ पर से घुड़सवार सीधे ऊपर की ओर उछल जाता है और घोड़े की पीठ पर ऊपर हवा में रहता है, तब तक ऊपर आगे की ओर क्षैतिज वही रहता है जो घोड़ा का। सर कहना क्या चाहता है? कहना ये चाहता है दोस्तों कि हमने बोला था कि संवेग संरक्षण का सिद्धांत, तो दोस्तों ये संवेग संरक्षित करना चाहता था, लेकिन संवेग में परिवर्तन हो गया। संवेग में परिवर्तन होने के कारण दोस्तों यहाँ पे कि पीठ पर बैठा हुआ व्यक्ति जहाँ पे उछलता है, वो घोड़े अगर एकाएक चलता है, अगर उछलता है तो वो आदमी गिर जाता है। ऊंची कूद का खिलाड़ी गड्ढे पे गिरता है। ये सभी इसलिए हैं दोस्तों कि संवेग में परिवर्तन जितना कम होगा उस पर फोर्स उतना कम लगेगा। F बराबर m/v, m/v को कम करना हो, संवेग को कम करना हो तो बल को कम करना होगा। ठीक उसी तरह दोस्तों अगर बल को कम करना है तो आपको संवेग को कम करना होगा, और संवेग को कम करने के लिए जैसे ऊंची कूद का खिलाड़ी अपने हाथ पैर को मोड़ लेता है ताकि संवेग जितना कम होगा बल उतना कम लगे दोस्तों। इसके बाद है क्रिकेट की बॉल वाला एग्जाम्पल। लेते समय व्यक्ति अपना हाथ पीछे की ओर खींच लेता है। ऐसा दोस्तों संवेग को कम करने के लिए किया जाता है, और ये दोस्तों हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि संवेग जितना कम करिएगा फोर्स उतना कम लगेगा, और इसी को दोस्तों यहाँ पर दिखाया गया है। अगला है फर्श की अपेक्षा पक्के फर्श पर कूदने पर अधिक चोट लगती है। कराटे के खेल में खिलाड़ी द्वारा टाइलों के समूह को एक ही बार में तोड़ना, ये सभी संवेग संरक्षण का एग्जाम्पल है दोस्तों। तो इस सभी का एग्जाम्पल हिंदी इंग्लिश दोनों में दिया गया है दोस्तों। तो आप इसको इंग्लिश में लिख लीजिएगा और इसको ज़रूर पढ़िएगा। इसके बाद दोस्तों न्यूटन्स थर्ड लॉ है। थर्ड लॉ में जो एग्जांपल्स हैं, जैसे दोस्तों रॉकेट का चलना, बंदूक का चलना, रस्साकसी में लोगों के दो टोलियों द्वारा रस्सी को एक दूसरे की तरफ खींचना, यानी क्रिया और प्रतिक्रिया का एक साथ होना, अपोजिट डायरेक्शन में होना और सेम में होना, यही तो न्यूटन्स थर्ड लॉ कहलाता है। और ये सभी दोस्तों ए बी जो आपको दिखाए गए हैं ये न्यूटन्स थर्ड लॉ के एग्जाम्पल्स हैं, जो कि दोस्तों आपको बार बार हम बता भी चुके हैं। इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन भी है दोस्तों, तो आप इन्हें ज़रूर याद करें और लिखें ज़रूर। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास के लिए इतना ही। धन्यवाद। फिर अगले क्लास में दोस्तों हम आगे की ओर